नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के डेली पीसीएस जीके एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में आज है 26 फरवरी 2024। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण सवाल और बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो भी हम साथ में करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी जो है आपके लिए होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, काला अजार। काला अजार जो है ये रोग है एक, काला अजार। तो ये रोग किस परजीवी के कारण होता है, उस परजीवी का नाम आपको बताना है, यही पूछा गया है। तो ये जो परजीवी है, इस परजीवी का नाम क्या है, ये इस तरह से जो है निशान भी बन जाते हैं काला अजार होने के बाद। तो ये परजीवी का नाम बताना है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, या लास्मेनिया डोडावानी डोनावानी, और ट्रेपनीसोमा ब्रूसी गैम्बियंस, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही नाम क्या है इस परजीवी का जिसके कारण ये होता है? ये है लेशमेनिया डोनोवानी। तो ये लेशमेनिया डोनोवानी के कारण जो है काला अजार रोग होता है। अब इस रोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार जो है भारत ने 2023 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम जो है काला आजार के मामले दर्ज करे हैं। तो भारत का लक्ष्य था कि जो है हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर पाएं, और अभी हमारा ये लक्ष्य से हम पार कर चुके हैं। पहले हमारा लक्ष्य था कि हम 2016 तक काला आजार को अपने देश से खत्म कर पाएं। ये लक्ष्य बढ़ाते बढ़ाते 2020 तक भी गया, 2021 तक गया, पर अभी भी जो है काला आजार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, पर मामले काफी कम हो गए हैं। यानी एक अच्छी सफलता भारत ने जो है पाई है। अभी भी लगभग हर साल जो है 10,000 से 50,000 के बीच में मामले दर्ज हो रहे हैं, तो इन्हें और घटाया जाना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। तो काला आजार के मामले कम हुए हैं और प्रति 10,000 एक से कम जो है मामले दर्ज किए गए हैं। तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार ये आंकड़े आए हैं, जिसमें पिछले साल जो है वो 595 मौतें, 595 मामले और 4 मौतें इससे दर्ज हुई हैं 2023 में। वहीं जो है 2022 में काला आजार से 891 केस जो है दर्ज हुए थे और 3 मौत हुई थी। तो ये काला आजार जो बीमारी है या काला आजार, ये मनुष्य में कैसे फैलती है? ये फैलती है जीनस फ्लेबोटमस अर्जेंटाटाइपस। ये एक सैंड फ्लाई है, यानी रेत मक्खी हम कह सकते हैं, सैंड फ्लाई, जिसका क्या है जीनस फ्लेबोटमस अर्जेंटाटाइपस। अर्जेंटाइपस इससे फैलता है, यानी ये एक तरह से संक्रमित रेत मक्खियों के काटने से फैलने वाला रोग है। और ये सबसे ज्यादा देखा जाता है ये दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में इसके मामले अधिक देखे जाते हैं और इन क्षेत्रों में ये बीमारी बहुत फैलती है। तो इसका इलाज क्या होता है? ये एक इसमें एंटी पैरासिटिक दवाई दी जाती हैं, वही इसके इलाज में कारगर मानी जाती हैं। इसके लक्षण है बुखार आना, पीलिया और यकृत में सूजन आना, वजन कम होना, ये इसके लक्षण माने जाते हैं। अब इससे बचाव का उपाय क्या है? क्योंकि ये रेत मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है, तो आपको कीट विकर्षक यानी ऐसे लोशन का इस्तेमाल करें जिससे जो है मक्खी मच्छर आपके पास ना आए, और सोने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना और साफ सफाई रखना, ये सब इससे बचने के उपाय हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जंगल में दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की है? तो अभी दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की गई है, तो वो किस जंगल में की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अमेजन वर्षा वनों में। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में। अब जानते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। अमेजन वर्षा वन में ये सांप खोजा गया, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर बताई जा रही है, 25-26 फीट इसकी लंबाई है, 200 किलोग्राम इसका वजन बताया जा रहा है। यानी जो सबसे बड़े सांप अब तक माने जाते थे, ग्रीन एनाकोंडा, उनसे भी कई गुना ये बड़ा है। तो अभी क्या हो रहा था कि नेशनल ज्योग्राफी टेलीविजन जो चैनल है, उसके लिए एक टीवी शो शूट किया जा रहा था। उसमें प्रोफेसर फ्रिक वॉक, ये
शूट कर रहे थे, तो जब इन्होंने देखा अमेजन वर्षा वनों में, तो इन्हें जो है समुद्र के अमेजन वर्षा वनों में एक सांप दिखाई दिया, और जो कि काफी बड़ा था ग्रीन एनाकोंडा की तुलना में। तो इसकी लंबाई बताई जा रही है 7.5 मीटर, 200 किलोग्राम इसका वजन। तो डिज्नी पे ये कार्यक्रम आता है पोल टू पोल, जिसमें हाल ही में जो है हॉलीवुड के नामी ग्रामी एक्टर विल स्मिथ भी थे उस कार्यक्रम में, और तभी ये खोज को जो है रिवील किया गया। तो यूनेक्टस अकाइबा, इसको अब नया नाम दिया गया है। ये जो सांप खोजा है वैज्ञानिकों ने, इसको नाम क्या दिया है? यूनेक्टस अकाइमा। और ये अब दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। तो दुनिया के सबसे बड़े सांप का अगर नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या है? यूनेक्टस अकाइमा। कहाँ खोजा गया है? अमेजन के वर्षा वनों में खोजा गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलगिरी मार्टन, अभी हाल ही में समाचारों में थे नीलगिरी मार्टन। तो ये जानवर है नीलगिरी मार्टन। तो ये किस क्षेत्र में देखा गया और किस क्षेत्र का ये स्थानीय जानवर है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, आर्द्र भूमि या घास के मैदान? तो ये पश्चिमी घाटों में जो है जानवर पाया जाता है नीलगिरी मार्टन। अब ये मांसाहारी जानवर है। ये मांसाहारी जानवर है जो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने इसके संरक्षण के लिए, किसके लिए? नीलगिरी मार्टन के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में है, तो एक लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण कोष बनाया है। लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण कोष। तो नीलगिरी मार्टिन के बारे में देख लेते हैं। एक मांसाहारी जानवर है जिसका नाम होता है मार्टस ग्वाटाकिन्सी। इसका नाम है मार्टस ग्वाटाकिन्सी। ये भारत के पश्चिमी घाटों में भी पाया जाता है, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों में ये मिलता है। अब इसकी खास बात देखो कि इसके जो है चॉकलेटी कलर के तो इसके फर होते हैं, चॉकलेटी कलर के, और गर्दन पर जो है ये कनेरी पीला, इसकी गला जो है वो कनेरी पीले रंग का गला होता है। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसको हम 16 पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भी जानते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है वो समुद्री किनारे का जो क्षेत्र है, वो उसको 16 पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। और वहीं पर यह पाया जाता है चॉकलेटी रंग के फरों वाला, कनेरी पीले गले वाला, सिवेट नेवले जैसे दिखने वाला जानवर। तो इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो पश्चिमी घाटों में इसका संरक्षण वहीं किया जाएगा जहां इसके आवास हैं। अब ऐसे संरक्षण जिसका आवास जहां है वहीं पर उसको संरक्षण करना क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानिक संरक्षण। इसे उसी स्थान पर बचाया जाएगा, बचाने का प्रयास किया जाएगा जहां इसका आवास है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? स्वस्थानिक संरक्षण। ठीक है, तो कहाँ रहता है ये? पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाटों में ही ये संरक्षण किया जाएगा। और अभी घोषणा किसने करी है? तमिलनाडु सरकार ने की है। क्लियर है? अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो एक आदिवासी त्योहार को लेकर के है जो हाल ही में चर्चा में था। क्या नाम है? समक्का सरलम्मा जतारा। समक्का सरलम्मा जतारा। तो ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में ये त्योहार मनाते हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये त्योहार मनाते हैं कहाँ? तेलंगाना में। अब इसको जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस जो है ये आदिवासी त्योहार है, मेदाराम जात्रा। मेदाराम जात्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कि ये कुंभ के बाद सबसे बड़े मेले या त्योहारों में से एक है। अगर सबसे ज्यादा भीड़ भारत में किसी मेला में या किसी त्योहार में जुटती है, उत्सव में, तो कुंभ मेला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मेदाराम यात्रा। इसमें करीब 2 करोड़ लोग जो है जुटते हैं इसको मनाने के लिए। तेलंगाना में मनाया जाता है। 20 मिलियन लोग से अधिक लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और ये क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं? ये मनाया जाता है जथारा मुलुगु जिले में। जथारा मुलुगु जिले में देवी देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है। और इसमें एक कहानी है कि ये अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जो है शासक और शासकों के साथ एक माँ बेटी, कौन थी? सम्मक्का और सरलम्मा। ये दोनों माँ बेटी थी, सम्मक्का और सरलम्मा। इन्होंने जो अत्याचारी शासक थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया सम्मक्का सरलम्मा जथारा।
जथारा जिले का नाम है, जथारा मुलुगु क्या है, जिले का नाम है, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जथारा मुलुगु जिला है, सम्मक्का माँ का नाम था, बेटी का नाम था सरलम्मा, तो इसीलिए, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं मेदाराम जात्रा। कुंभ के बाद जो है सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होता है जो हमारे देश में, कुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है, उसके बाद यहाँ जुटती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आने वाले एग्जाम में जरूर दिखेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। चंद्रमा में उतरने वाले निजी अंतरिक्ष यान, चंद्रमा पर जो उतरने वाले, अभी एक प्राइवेट जो है स्पेस शिप चंद्रमा पर उतारा गया, तो वह किस कंपनी द्वारा उतारा गया और उसके जो है लैंडर का क्या नाम था, लैंडर का नाम, यही क्वेश्चन है। तो लैंडर का नाम बताना है, अपोलो 11, ओडिसी, ओडिसियस, आर्टेमिस। तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिसियस। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी 22 फरवरी को, ये बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है, इतिहास में दर्ज रहेगी और काफी समय तक जो है ये क्वेश्चन आता रहेगा एग्जाम में, तो इसलिए आप अभी इसको याद कर लीजिए। तो अमेरिका की एक कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स, इंटुएटिव इंटुएटिव मशीन्स, इस कंपनी ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया जिसमें एक लैंडर ओडिसियस, क्या नाम है लैंडर का, ओडिसियस, इसको भेजा और ये चांद पर सफलतापूर्वक उतर गया। और ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी ने पहली बार किया है। अभी तक जितने भी मिशन हुए वो सरकारों के द्वारा बनाई गई संस्थाओं से हुए हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है वो थे सारे प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली चांद पर, और ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है, इंटुएटिव मशीन्स, कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। तो इसने पहली बार ये मिशन जो है पाया है, सॉफ्ट लैंडिंग किया। 1972 के बाद ये अमेरिका का कोई मिशन है, या अमेरिका के किसी, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो चाहे गवर्नमेंट का, 1972 के बाद अमेरिका ने चांद पर लैंडिंग नहीं की थी और अब की है, तो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने की है। ये मिशन यहाँ से पृथ्वी से गया था 15 फरवरी को, और ये 7 दिन में जो है ये चांद पर पहुंच गया, और इसको भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। अभी हाल ही में जब भारत का जो मिशन हुआ था चंद्रयान 3, उसको भी कहाँ उतारा गया था, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था, वो भी आपको याद होगा। इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। अब इस लैंडर का नाम याद रखना, ओडिसियस। एक तो आप इस लैंडर का नाम अच्छे से याद रखना, ओडिसियस, और इस कंपनी का नाम भी याद रखो, इंट्यूटिव मशीन्स, अमेरिका ने किया है ये, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग क्या है, तो नई दिल्ली में एक संगीत समारोह या भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर एक वैश्विक सम्मेलन, एक साहित्य पुरस्कार समारोह या सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन। अब यहाँ पर आप विदेश मंत्री जी की तस्वीर देख पा रहे होंगे, जयशंकर प्रसाद की, तो ये पॉलिटिकल ही कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो उत्तर तो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वैश्विक सम्मेलन है। अभी ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत में, जिसमें हम चर्चा करते हैं जो भी भू राजनीतिक समस्याएं हैं उन पर, और अनेक देशों के जो राजनेता हैं यहाँ पर आते हैं, और इसका नाम रायसीना हिल के नाम पे ही रखा गया है। रायसीना हिल पर हमारे देश का राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो इसलिए इसका जो सम्मेलन का नाम है वो रायसीना डायलॉग रखा गया है। अब 9वीं बार ये सम्मेलन आयोजित किया गया, कौन सी बार, 9वीं बार। 2016 में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, तो 2016 से अब ये 9वीं बार आयोजित किया गया है, और इसमें 100 से अधिक देशों के मंत्रियों ने, राजनेताओं ने, बिजनेसमैनों ने और जो भी जानकार लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने भाग लिया। तो इस बार का जो थीम थी, इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम थी, वो थी चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कॉर्पोरेट और क्रिएट। चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट और क्रिएट, तो हिंदी में हो जाएगा चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तो इसमें काफी सारे विषयों पर चर्चाएं की गई, जैसे कि यूक्रेन युद्ध के प्रभावों पर, बदलती विश्व व्यवस्था पर, जलवायु परिवर्तन पर, तकनीकी प्रगति आदि विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है, और ये भारत
को दुनिया के साथ जोड़ने का, 21वीं सदी की चुनौतियों पर दुनिया के देशों के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये संगठन है, तो आप जरूर याद रखेंगे। तो इसकी 9वीं मीटिंग हुई है और हर साल इसका जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित होता है? ये नई दिल्ली में ही होता है। कहाँ होता है रायसीना डायलॉग? ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है, न्यू दिल्ली में। 2016 से लगातार हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, ये किस जनपद में आयोजित किया गया? अभी हाल ही में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव आयोजित किया गया, ये किस जनपद में किया गया? ये हर वर्ष अलग अलग जिलों में किया जाता है और बुंदेलखंड के जो प्रमुख 7 जिले हैं उनमें से जो है ये अलग अलग जिलों में किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इस बार ये चित्रकूट जिले में किया गया था, चित्रकूट जिले में इसका आयोजन किया गया और हर बार ये जिले बदलते रहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो अब 2024 में ये चित्रकूट जिले में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? बलिया, जौनपुर, मेरठ, इटावा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इटावा में। अब इटावा में पहला जो है वो यूपी का जो पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है वो खोला जाएगा, जहां पर जो भेड़ बकरी पालने वाले जो लोग हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से भेड़ बकरी का पालन कैसे करें इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। तो इसीलिए ये केंद्र खोला जा रहा है। अगले प्रश्न को देखें तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित प्रश्न है। अभी हाल ही में एक देश इसमें शामिल हुआ और वो 119वां देश बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला। तो 119वां देश कौन बना है इसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। तो चिली, माल्टा, कांगो या तुवालू? तो सही उत्तर होगा माल्टा। अब माल्टा शामिल हुआ है तो माल्टा के बारे में भी जान लेते हैं और साथ ही इस गठबंधन के बारे में जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। तो IS ये 119वां देश बन गया है माल्टा। और तो माल्टा की स्थिति देखें यहाँ पर, तो ये भूमध्य सागर है यहाँ पर, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। ये ऊपर यूरोप हो गया, नीचे अफ्रीका है और भूमध्य सागर में द्वीपीय देश है माल्टा, छोटा सा द्वीपीय देश है, कई सारे द्वीपों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर स्थित है माल्टा। अब माल्टा की राजधानी है वेलेटा। वेलेटा एक तरह से यूनेस्को द्वारा हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित है वेलेटा, जो कि माल्टा की राजधानी है। और भाषा है यहाँ की माल्टी, जो दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश है। सबसे छोटे देशों में अगर हम आएंगे तो 10वें नंबर पर यह आता है। वहीं ये एक छोटा सा द्वीप है भूमध्य सागर में, कई सारे द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें 3 मुख्य द्वीप हैं, एक तो माल्टा, गाजो और कोमिनो, और यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। माल्टा जो है यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जो ये देश हैं जो मिलकर के यूनियन बनाते हैं यूरोपीय यूनियन, तो ये यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन करता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूरोपियन यूनियन पर निर्भर रहता है। तो माल्टा एक बहुत ही छोटा देश है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। ये आप याद रखेंगे इतना। इसकी राजधानी वेल्टा है। और अब सौर गठबंधन के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 2015 में शुरू किया गया था, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन कौन से होते हैं? जो विभिन्न देशों की सरकारों के बीच संधि से बनते हैं। तो विभिन्न देशों की सरकारों के बीच संधि से बना है, इसलिए ये अंतर सरकारी संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई देशों की सरकारों के बीच समझौते से। अब क्या है कि जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देश हैं, उन देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ये गठबंधन लाया गया था। और ये भारत और फ्रांस की पहल पर ही लाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान में भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे होलांदो, तो इन दोनों देशों की पहल पर 2015 में ये संगठन शुरू किया गया था, जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच के स्थित देशों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए था। तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य कार्य है।
और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में जो लागत लगती है उसको घटाना, जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वह उनको सपोर्ट दे करके उन देशों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना। सौर ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ सके इसके लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ये सब इसके कार्य होते हैं। तो इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान है उनसे उन देशों को फंडिंग भी दिलवाने में मदद करता है जो अपने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ये वर्ल्ड बैंक से या IMF से और भी जो संस्थान है उनसे फंडिंग दिलाता है उन देशों को, ताकि वो देश अपने यहाँ सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकें। क्योंकि जो यूएन का एक यूएन ने SDG गोल निर्धारित किए थे, यूएन द्वारा SDG गोल 17 लक्ष्य थे उसमें। अब इन 17 लक्ष्यों में से जो 7वां लक्ष्य है, 7th जो गोल है, वो 7th गोल किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है स्वच्छ ऊर्जा से, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, चीप एंड क्लीन एनर्जी। तो ये 7वां लक्ष्य है। अब इस 7वें लक्ष्य को पाने के लिए ही तो ये संगठन सामने आया। कौन सा संगठन? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो जब ये 2015 में बना तो इसका मुख्यालय बनाया गया गुड़गांव में, और अभी इसके सदस्य कितने हो गए? 119, और 119वां सदस्य कौन बना है? माल्टा। तो ये याद रहेगा सब? क्लियर है यहाँ तक? अब अगला प्रश्न देखें। हाल ही में समाचारों में देखे गए एक्साइज दोस्ती, एक्साइज दोस्ती में किस देश ने भाग लिया? बताएं। सॉरी। तो ये एक्साइज दोस्ती किन देशों के बीच में हुई है? तो ये है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। ये हर 2 साल पे आयोजित की जाती है। 1991 से ये अभ्यास लगातार किया जा रहा है। ये 3 देशों के बीच में, भारत, श्रीलंका और मालदीव। 1991 में इसमें 2 ही देश शामिल होते थे, 2016 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हो गया। तो अब ये 3 देशों के बीच होते हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भारत, ये श्रीलंका, और ये समुद्री द्वीप जो है ये मालदीव। तो ये तीनों देश हिंद महासागर के हिंद महासागर पे हैं, इसलिए हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए ये आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए ये अभ्यास करते हैं। कुछ इसके उद्देश्य होते हैं, जैसे समुद्री दुर्घटनाओं में सहायता प्रदान करना, समुद्री प्रदूषण को कम करना, तेल रिसाव का जवाब देने के लिए जो है इन सब चीज़ों को लेकर के ये अभ्यास करते हैं। समुद्री सुरक्षा बढ़ाना हिंद महासागर के क्षेत्र में, और जो भी अच्छी प्रैक्टिस एक दूसरे देश में जो हैं तो उनका आदान प्रदान एक दूसरे देश के साथ किया जा सके आपस में। तटरक्षकों के बीच जो नौसैनिक हैं उनमें बेहतर संचार और सहयोग को बढ़ावा देना, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, सामान्य खतरे के विरुद्ध जो है समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ना और तस्करी, इस तरह के खतरों से निपटने की तैयारी करना, ये सब इसके लक्ष्य उद्देश्य होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय घटनाओं का जवाब देने के लिए तैयारी करना। अब ये सब चीजें आप जानते हैं कि जब नौसेना अभ्यास कर रही है तो ये सब उद्देश्य एक कॉमन उद्देश्य के रूप में जुड़े ही रहेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करना पड़े। तो आपको सिर्फ यही याद करना है कि एक्साइज दोस्ती जो है वो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होती है। 1991 से हर 2 साल पर की जाती है, तो यहाँ 2 साल बाद होती है। 2016 से श्रीलंका इसमें जुड़ा हुआ है, इतना याद रखेंगे। क्लियर है? अब एक अंतिम प्रश्न ये है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत में सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन ये लॉन्च किया है? ड्रोन पायलट संगठन। तो IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की या IIT कानपुर। तो ये लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। तो IIT गुवाहाटी ने ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर लॉन्च किया है, ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए। और ये जो अभी PM मोदी ने जो शुरुआत करी थी, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही, नमो ड्रोन दीदी पहल। कौन सी? नमो ड्रोन दीदी पहल। तो इसी पर आधारित ये कार्यक्रम है, और इसका काम यही है कि जो है जो ड्रोन उड़ाने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके, रक्षा कर्मियों के लिए भी ट्रेनिंग दी जा सके ड्रोन उड़ाने की। और 2030 तक भारत को एक ड्रोन हब के रूप में विकसित करने के लिए ये पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। कहाँ पर? IIT गुवाहाटी में, IIT गुवाहाटी के अंदर। ठीक है।
तो ये आज का अंतिम प्रश्न, इस पर हम आ गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा या फरीदाबाद? तो जो भी उत्तर आपको सही लगता है, आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बारे में और भी जो जानकारी आपको है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।